हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम अनअकैडमी। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत अनअकैडमी से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान की क्लास प्रारंभ हो गई है साथियों। 8 बज गए हैं। और साथियों, जैसा हम यहाँ पे लगातार सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान जो है सीटेट के लिए, स्टेट के लिए, एमपी टेट के लिए और राज्यों के टेट के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे शाम को लेकर के आ रहे हैं साथियों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेस्ट से रिलेटेड, और फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हम ले चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेट T20 डेली टेस्ट प्रारंभ हो गया है 1 दिसंबर से। और यहाँ पे आप देखेंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराया जा रहा है। 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक ये चल रहा है और इसके अंदर आप इनरोल कर दीजिए फ्री में। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। साथियों, आगे आते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप प्लस कोर्स में देखेंगे सीटेट का पेपर 1 का एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। और ये फाउंडेशन कोर्स जो है, जो सीटेट 2021 में 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ताकि सभी लोगों को बेसिक नॉलेज की भी जानकारी आ जाए और बेसिक नॉलेज के साथ वो पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि उनको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। आगे आते हैं साथियों अनअकैडमी प्लस के बारे में। जल्दी से आपको एक बार बता दूं, अनअकैडमी प्लस जो है इसके फीचर्स बता दूं। अनअकैडमी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन परचेज करने के साथ ही यहाँ पे आप अनअकैडमी पे जो है प्लस पे क्लासेस कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे खासियत यह है कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, इस पे आप जो है लाइव क्लासेस अपने कंफर्ट के हिसाब से अटेंड करेंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज है। सभी कोर्सेज में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, अच्छे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। एग्जस्टिव कोर्स कवरेज है, कोर्स कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, लगातार आप यहाँ पे डाउट भी क्लियर करते रहेंगे। लाइव टेस्ट सीरीज भी है। लाइव टेस्ट सीरीज जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तो आप टेस्ट देंगे। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस में भी आपको लाइव टेस्ट करने के मौके मिलते हैं। इसके अलावा जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन है, अपने आंसर और फीडबैक भी लिख सकते हैं। और टीचर्स का मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलता रहता है। जैसा मैं प्रशांत सिंह पिछले 15 सालों से एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों को मेरे भी अनुभवों का पूरा फायदा मिलता रहेगा। साथियों, आपको K2SP कोड के रेफरल कोड के बारे में बता दूं। K2SP कोड हमारा रेफरल कोड है। एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने जाते हैं तो ये कोड वहाँ पे डालते हैं, और ये कोड जैसे ही डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप सभी लोग यहाँ पे अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का है साथियों। तो आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1 से 2 साल तक का लें। ये हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आराम से 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई करते रहिए। आगे आते हैं। आज का जो टॉपिक है साथियों, टेट, सीटेट, पीआरटी, टीजीटी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आवश्यक है, और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है सीडीपी का जो पार्ट है, बाल विकास मनोविज्ञान का पार्ट है। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस लेकर के आए हुए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। आप सभी लोगों को हाय, हेलो, गुड इवनिंग, जितने भी लोग यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं। आप चलते हैं साथियों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके आज टोटल हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों, यहाँ पे अब आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला सवाल ये रहा साथियों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टैनली हॉल? साथियों, आप जानते हैं ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। फादर ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, किशोरावस्था के पिता किसको कहा जाता है? जी स्टैनले हॉल को कहा जाता है। तो जी स्टैनले हॉल ने किशोरों के ऊपर अध्ययन किया, और किशोरों के ऊपर अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, मतलब शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और उस शारीरिक परिवर्तन के बाद बहुत सारे उनके अंदर मानसिक बदलाव भी आते हैं, जिसके कारण उनके अंदर संघर्ष और तूफान जैसी स्थिति आती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम
जल्दी से एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं, इसलिए उसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कही जाती है। ये बात जी स्टैनले हॉल ने कहा था। साथियों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस समय आप अनअकैडमी विद्या पे क्लासेस देख रहे हैं। अनअकैडमी विद्या चैनल आपका अपना चैनल है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की वह व्यवहारगत प्रक्रिया कहलाती है। यहां पे आप देखेंगे आत्मसात, समंजन, अनुकूलन या स्कीमा। क्वेश्चन यह है साथियों कि जीन पियाजे के अनुसार जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर बनता है, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारी थिंकिंग शामिल होती है, हमारा तर्क शामिल होता है, हमारा नॉलेज शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम प्री नॉलेज में नए नॉलेज को ऐड कर लेते हैं, जो हम पहले से जानते हैं। और वातावरण में कोई भी नॉलेज होता है, उस नॉलेज को किसी तरीके से अपने नॉलेज में फिट कर लेते हैं। मतलब आपको अपने नॉलेज में कोई बदलाव नहीं करना है, वो अपने आप वातावरण के नॉलेज को आप ले आकर के फिट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये एसिमिलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूं, समंजन की प्रक्रिया क्या होती है? समंजन की प्रक्रिया में यहाँ पे जो भी हमारा प्री नॉलेज होता है उसमें कोई भी बाहर का नॉलेज फिट नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा? हमारा जो पहले का नॉलेज है, जो प्री नॉलेज है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। फिर जाकर के कोई बाहर का नॉलेज आकर के फिक्स होता है या फिट होता है। तो ये समंजन हो गया। अनुकूलन क्या होता है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा हमारे स्कीमा का निर्माण होता है। जब हमारा स्कीमा बनता है तो इसको हम बोलते हैं हमारे ज्ञान का निर्माण हो रहा है। स्कीमा का अर्थ अगर हम सरल भाषा में देखें तो हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है, या हमारे अंदर ज्ञान जो होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहता है माइंड के अंदर। ये स्कीमा होता है। और स्कीमा जो होता है वह हमें वातावरण में एडेप्टेबिलिटी के लिए रास्ता बताता है। हम अपने वातावरण में कैसे अनुकूलन करेंगे, यह स्कीमा हमसे करवाता है। अगर हमारे अंदर स्कीमा ना हो तो हम एडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे या वातावरण में एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी जो एडेप्टेबिलिटी है वो कैपेबल नहीं होगी, हम वातावरण में अपने आप को सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो स्कीमा होता है वातावरण में हमें अनुकूलन के लिए एक अवसर प्रदान करता है, हमें रास्ता प्रदान करता है। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो हमारा जो स्कीमा होता है, हमें हमारा जो ज्ञान होता है, हमें हमारे वातावरण में अनुकूलित करने में मदद करता है। और ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? एसिमिलेशन के द्वारा होता है और एकोमोडेशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर की अगर कभी भी बात पूछी जाए कि मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किससे बनता है, तो यह स्कीमा के द्वारा ही मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और इसी को फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या रिप्रेजेंटेशनल थॉट भी एक वर्ड आता है। रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है बाह्य वातावरण की कोई भी चीजें हमारे माइंड में आकर के एज इट इज पड़ी रहती है, संगठन के तौर पे मौजूद होती है। कोई भी ज्ञान जो आपकी दुनिया में मौजूद है, बच्चे की दुनिया में मौजूद है, वो आकर के हमारे माइंड में पड़ा रहता है, वो रिप्रेजेंटेशनल थॉट कहलाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मेंटल स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा। 4th इज द राइट आंसर, बेहतरीन आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे साथियों। यहाँ पे 3 पे जाने के पहले आप देख सकते हैं स्कीमा जो होता है हमारे अंदर क्या होता है साथियों? अ क्लस्टर ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स that tell us about how things function in the world। हमारे माइंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें हमारा माइंड दुनिया के बारे में एक समझ बना करके रखता है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं। वो माइंड के अंदर स्कीमा के तौर पे मौजूद रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आती है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे की बुद्धि का विकास कब बेहतर हो जाता है? विचार परिपक्व कब हो जाते हैं? कंप्लीट जो है बच्चे का समझ कब विकसित हो जाता है? कंप्लीट तौर पे वो चीज़ों को समझने कब लगता है? बहुत सारे इस तरह के घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप समझ की बात करते हो, बौद्धिक विकास की बात करते हो, अगर आप जीन पियाजे के एक सरल कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो कहते हैं कि भाई पहला स्टेज होता है जिसमें बच्चा का भी बौद्धिक विकास या विचार उतना परिपक्व नहीं होता है।
क्योंकि बच्चा जो है अभी सीख रहा होता है। दूसरे स्टेज में बच्चे का जो विचार है थोड़ी परिपक्वता आ जाती है अगर पहले अवस्था से हम कंपेयर करें। लेकिन तीसरी अवस्था जो होती है इसमें और ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है, क्योंकि अगर हम दूसरे और पहले स्टेज से तुलना करें तो तीसरे स्टेज वाला बच्चा कंपेरेटिवली ज़्यादा परिपक्व होता है। और अगर चौथे स्टेज की बात करें तो चौथे स्टेज में बच्चा और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली परिपक्वता जो है कब आ जाती है? फाइनली जो परिपक्वता आती है चौथे स्टेज में ज़्यादा बेहतर आती है। अब ऐसा नहीं है कि चौथे स्टेज में ही आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आगे नहीं आती है, आगे भी आती है। लेकिन हम यहाँ पे कम से कम ये समझ रहे हैं कि कम से कम बच्चे के अंदर परिपक्वता का निर्माण आगे जब वो एक मेच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करने लगता है तो उतनी रिक्वायर्ड परिपक्वता कब आ जाती है कि कम से कम एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार रहे परिपक्वता का। तो यहाँ पे आएंगे तो चौथा अवस्था जो होता है उसके अंदर एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। मतलब उसके अंदर मिनिमम इतनी परिपक्वता आ जाती है विचारों में कि वह गलत और सही का फैसला कर सकता है, वह चीज़ों को अब समझने लगता है, वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पे आ जाती है परिपक्वता, आ जाती है का मतलब कि यहाँ पे चौथी अवस्था जो है इसमें इतनी ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है कि अब बच्चा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू करता है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, परिपक्वता और आगे भी चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किशोरावस्था इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? आप सभी लोगों ने एरिक्सन का नाम सुना हुआ है। एरिक्सन जो है यह सोशल मनोवैज्ञानिक है, साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और एरिक्सन जो है एरिक होमबर्गर एरिक्सन, EH एरिक्सन इनका पूरा नाम है। और ये खुद भी जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके थ्योरी में दिखता है। एरिक्सन जो है बचपन से लेकर के जब ये बड़े हो गए तब तक इनका दिमाग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था, बहुत ज़्यादा संघर्ष में था। वही चीज़ इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत में वही संघर्षों को बयान किया है और मनोसामाजिक विकास को 8 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। आप लोगों ने सुना होगा विश्वास बनाम अविश्वास, ऑटोनॉमी, शेम, इनिशिएटिव, गिल्स। इस तरह से 8 अलग अलग अवस्थाएं होती है जिसमें इंसान के पूरे जीवन में उसका विकास होता रहता है। और उसमें विकास क्या होता है? विकास में एरिक्सन कहते हैं कि उसके माइंड में 2 अलग अलग धुरी होती है। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हो सकता है, एक तरफ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है, एक तरफ वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता है, एक तरफ वो बहुत ज़्यादा अविश्वास कर सकता है। मतलब 2 धुरी के बीच में इंसान जूझता रहता है। और ये जूझना जो होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके विचारों में एक जो है उसके व्यक्तित्व में एक परफेक्शन लाती हैं, उसके व्यक्तित्व के अंदर एक निखार लाती हैं और उसके व्यक्तित्व का क्रमशः विकास होता जाता है। 8 अवस्थाएं राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा साथियों। यहाँ पे आएंगे साथियों, आप देखेंगे एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। पहली अवस्था जो होती है इन्फेंसी अवस्था में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था ऑटोनॉमी, सेम, स्वायत्तता बनाम शर्म। और तीसरी अवस्था जो होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। चौथी अवस्था जो होती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता। पांचवी अवस्था जो होती है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान बनाम पहचान का भ्रम। और यहाँ पे छठी अवस्था होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब होता है मेल मिलाप करना बनाम आइसोलेशन, एकांत। और सातवीं अवस्था जो होती है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, उत्पादकता बनाम स्थिरता। और लास्ट अवस्था 8वीं है जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईगो का संगठन हो जाता है और निराशा रहती है। इस तरह से अलग अलग स्टेज से एरिक एरिक्सन को हमने स्पेशल क्लास में पढ़ाया हुआ है डिटेल में। हम आपको एरिक एरिक्सन को वहीं पे डिटेल में और ज़्यादा पढ़ा देंगे। दोबारा ये सब थ्योरीज है जिसपे डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। यहाँ पे फिलहाल आप लोग जान लें 8 अवस्थाएं सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रत्यय निर्माण से ही निम्न में से किसका विकास होता है? संख्यात्मक विकास होता है, प्रतिमा का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का विकास होता है?
साथियों प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों के अंदर या इंसानों के अंदर डेवलप होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से क्या होता है। हम साथियों थिंकिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की क्लास को अटेंड करते हैं, थिंकिंग और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वह हमारे संज्ञान को विकसित करते हैं, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को विकसित करते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या थिंकिंग जो होता है यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो होती है साथियों, तर्क है, चिंतन है, सोचना है, ये सब सारी संज्ञान के विकास में मदद करती है चीज़ें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय या अवबोध का क्षमता। मानसिक विकास का किससे संबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे वजन और ऊंचाई जो है वो डायरेक्टली शरीर के विकास से या ग्रोथ से संबंधित है। स्मृति का विकास, मेमोरी जो है साथियों, यह हमारे मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज है। तर्क और निर्णय मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज है। अवबोधन क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहला वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे आप, या उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, या उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, या उसके माता पिता से बात करेंगे। कोई बच्चा चुप रहता है, कोई बच्चा अलग एक्टिविटी कर रहा है, कोई बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहली चीज आपको करना होगा, उसके वैसे बिहेवियर को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सही आंसर सी है। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। बच्चा किसी भी तरह का है, हमें इग्नोर नहीं करना है, पूरा ध्यान देना है, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देना है। उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। हम मनोवैज्ञानिक के पास तुरंत नहीं ले जाएंगे जब तक कि हम उसको जानने का प्रयास ना करें, हम अपने स्तर पे उसको समझने का प्रयास ना करें। हमें अपने स्तर पे बच्चे को समझना चाहिए। डी ऑप्शन है, उसके माता पिता से बात करेंगे। माता पिता से भी हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम उससे बच्चे से बात करेंगे और उसके समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं साथियों। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो होती है वो किससे संबंधित है साथियों? व्यवहारवाद के सिद्धांत से संबंधित है, संज्ञानवाद के सिद्धांत से संबंधित है, साहचर्यवाद के सिद्धांत से संबंधित है, या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से संबंधित है। साथियों आप जानते हैं मेंटल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सब सारी चीजें कहाँ होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में आता है तो उसकी ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसकी प्रक्रिया करना, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में तर्क करना, सोचना, उसको कैटेगराइज करना, उसका विश्लेषण करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इंफॉर्मेशन प्रक्रिया अगर हम बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है कि नहीं, तो साथियों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है व्यवहारवादी से सीधे सीधे नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्रोसेसिंग की बात हो रही है। और व्यवहारवादी जो प्रक्रिया होती है वो उद्दीपक, अनुक्रिया या बाह्य वातावरण की चीजों पे ज्यादा बल देता है। वह मानसिक प्रक्रियाओं पे, सोचने पे, तर्क पे कम बल देता है। लेकिन मेंटल प्रोसेसिंग का जो सिद्धांत होता है वह हमारे सोचने, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर बल देता है। इसके बाद साहचर्यवाद, एसोसिएशन। यहाँ पे भी एसोसिएशन की थ्योरी में आप देखोगे उद्दीपक और अनुक्रिया का एसोसिएशन होता है। कहीं न कहीं यह जो है जुड़ाव या लगाव या उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों के ऊपर ज्यादा बल देता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत साथियों यहाँ पे निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बाद ही संज्ञानवादी सिद्धांत आता है जो सीधे सीधे मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है। तो गेस्टाल्टवादी भी एक तरह से संज्ञानवादी से बहुत ही क्लोज और बहुत ही नजदीकी का संबंध रखने वाला सिद्धांत है। तो आप इसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट में भी हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की ही बात करते हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में आप लोगों ने कोहलर के बारे में सुना होगा, इनसाइट लर्निंग के बारे में सुना होगा। वो लोग क्या कहते हैं, हम किसी भी समस्या को के बारे में सोचते हैं, होल सिचुएशन के बारे में विचार करते हैं, सोचना है, विचार करना है, कहीं न कहीं संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे
बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के साथ होना चाहिए। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों का जो है शिक्षा का प्रबंध, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें साथियों, समावेशी शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कोई भी जरूरतमंद बच्चा हो, कोई भी विशेष बच्चा हो, उसको कैसे पढ़ाया जाना है। तो आप देखोगे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है फॉर्मल स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा, यही सबसे पहली कसौटी है। फिर अगर आप देखोगे कि अगर विशेष बच्चा जो है अगर नॉर्मल स्कूल में सेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उसको विशेष विद्यालय में भेजते हैं। विशेष विद्यालय भी क्या है? ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का ही प्रोग्राम है। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक पढ़ाएगा, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जो है हमें इस तरह से सोचना है कि कोई भी विशेष बालक है, जरूरतमंद बालक है, वो सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ेगा, इंटीग्रेशन के साथ पढ़ेगा। ये सबसे पहला टारगेट होता है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है भाई? उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु अवसर दिए जाए, या उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, या उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए, या उपरोक्त सभी आंसर सही आंसर है। साथियों आप देखेंगे टैलेंटेड या गिफ्टेड बालक के लिए क्या सही है। तो यहाँ पे क्या है, टैलेंटेड बालक के लिए हमेशा या किसी भी बालक के लिए इंडिविजुअल अटेंशन की बात सबसे पहले आती है कि हम उस बच्चे के लिए इंडिविजुअल अटेंशन कितना ज़्यादा दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप पे कितना ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल जो अटेंशन होता है वो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। इंडिविजुअल अटेंशन देने के साथ साथ अगर प्रतिभाशाली की बात है तो उसकी गति के हिसाब से हमें विशेष अवसर देने होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ठीक है। अगर हम बोले उसे साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उसे साधारण होने की अनुभूति अलग से कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि उसे साधारण अनुभूति कराई जाए। और दूसरी चीज कि विशेष जो या प्रतिभाशाली बालक होंगे उसको खुद नहीं पता होगा कि वो प्रतिभाशाली है। ये क्या होता है, उसके लक्षण, उसके सिम्टम जो है वो टीचर को पता होता है, वो हमें पता होता है कि वो प्रतिभाशाली हो सकता है। तो उसको हम साधारण होने की अनुभूति ही क्यों कराएंगे? साधारण होने की अनुभूति का मतलब हो गया कि उसका दिमाग हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जो वो नहीं सोच रहा है उस सोचने की दिशा में हम जानबूझ कर ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ मौका देना है। जहां तक वो सीख रहा है उसके आगे आगे हमें सीखने के लिए एक रास्ता बताना है सिर्फ। अगर हम बात करें उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए, पुरस्कार और रिवार्ड की बात सभी बच्चों के लिए आती है। पुरस्कार देना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ आवश्यक नहीं है पुरस्कार देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला वाला आंसर है वो ज्यादा सही आंसर है। विशेष योग्यता है तो विशेष अवसर, एनरिचमेंट प्रोग्राम, या उसके लिए हम अलग अलग प्रतियोगिताएं, या हम सिलेबस में चेंज, या उसको कक्षा में प्रमोशन इत्यादि अलग अलग हम सुविधाएं देते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक होता है, वो कम गति से सीखने वाला बालक है, मंद बुद्धि बालक के ऊपर है, या सभी? तो आप देखेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान ये दोनों जो है किस तरह के बालकों के ऊपर काम करते हैं? ये सभी प्रकार के बालकों पे काम करते हैं। समस्यात्मक बालक के ऊपर भी काम करते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक के ऊपर भी काम करते हैं, और मंद गति से सीखने वाले बालक के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस समय आप अनअकैडमी विद्या पे क्लासेस देख रहे हैं। प्रतिरक्षा क्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म इज। आप सभी लोगों ने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा। क्या यह चेतन व्यवहार है, कॉन्शियस बिहेवियर है, न्याय संगत और तार्किक है, जस्ट एंड लॉजिकल है, प्रत्यक्ष विधि है, या व्यक्तित्व का रक्षा कवच है? साथियों ईगो डिफेंस मैकेनिज्म किससे जुड़ा हुआ मामला है? यह हमारे पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। पर्सनैलिटी में हम अपना डिफेंस या प्रतिरक्षा करते हैं, अपने पर्सनैलिटी के बचाव के लिए
हम जो होते हैं वो नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं वो होते हैं, ऐसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा व्यक्तित्व होता है। हर इंसान जो है अपना जो रियल फेस होता है उसको पीछे रखता है और जो रियल नहीं होता है उसको सामने रखता है। तो हर इंसान क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व को, अपने सेल्फ का बचाव करना चाहता है। तो यहाँ पे यह एक व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म स्पेशल क्लास में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि यह है क्या चीज़। स्टेट टेट के लिए और सी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि क्या मानी जाएगी? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी? साथियों, स्थानीय इतिहास मतलब अलग अलग हमारे देश की ही अगर बात करें तो अलग अलग जगह का अलग अलग इतिहास रहा है। अगर उस इतिहास का आपको अध्ययन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ के फील्ड ट्रिप पे जाना पड़ेगा, वहाँ का विजिट करना पड़ेगा। आपको अगर गौतम बुद्ध के बारे में जानना है तो आपको गया जाना पड़ेगा, सारनाथ जाना पड़ेगा। आपको अगर शाहजहाँ के बारे में जानना है तो शाहजहाँ के किला को देखना पड़ेगा। आपको अलग अलग जगह पे चीज़ों को देखना पड़ेगा जिससे कि आपको वहाँ का प्रैक्टिकल अनुभव हो सके। तो यह ज़्यादा सही आंसर है। इतिहास को जानने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि ज़्यादा सही है। पर्यटन विधि क्या होती है? पर्यटन विधि जो होती है इतिहास के लिए नहीं, पर्यटन विधि जो होती है सैर सपाटे के लिए होती है। इसमें कोई चीज़ जानने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे रैंडम तरीके से जो है वो घूमने का इरादा होता है। प्रयोगशाला विधि जो होती है लेबोरेटरी में खास करके उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं जो तथ्य बेस्ड होते हैं, जिस पे हम किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, जैसे साइंस वगैरह की फील्ड में प्रयोगशाला विधि ज़्यादा कारगर है, जहाँ पे काज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए आप क्या करेंगे? आंशिक रूप से का मतलब हुआ कि आधा देख सकता है, आधा नहीं देख सकता, मतलब देखने की समस्या उसके साथ है। शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके किसी काम में नहीं आएगी, या बी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या सी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या डी बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की फिर बात आ रही है कि कोई भी बच्चा जो है विशेष बच्चा है या डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए उसके डिसेबिलिटी के हिसाब से, उसकी समस्या के हिसाब से प्रावधान करना होता है और उसको सामान्य विद्यालय में ही रोके जाने की बात कही जाती है। तो यहाँ पे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना पड़ेगा, या उसके समस्याओं का समाधान करते हुए, उसके प्रावधान करते हुए हमें नियमित विद्यालय में रखना है। ये सबसे बेस्ट आंसर है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या पुनरावृत्ति का अभाव, लैक ऑफ रिपीटिशन, सीखने की मात्रा, अमाउंट ऑफ लर्निंग, या शिक्षक की योग्यता। तो साथियों आप जानते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं हो सकता है। भूलने का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी सूचना वो मेमोरी में है ही नहीं। मेंटल द्वंद्व, मानसिक कॉन्फ्लिक्ट साथियों अगर लंबे समय तक चलता है तो हम भूल सकते हैं। हमारे अंदर स्ट्रेस है, दबाव है, टेंशन है, तो भूल सकते हैं हम। पुनरावृत्ति का अभाव, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया, रिहर्सल नहीं किया तो भूल सकता है। इसलिए रिहर्सल करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। सीखने की मात्रा, बिल्कुल अमाउंट ऑफ लर्निंग, मान लीजिए एक दिन में आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जल्दी से क्या सीखेंगे? एक दिन में जो 1 चैप्टर सीखेगा वो ज़्यादा सीखेगा। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रहती है। ज़्यादा सीखते हैं वो जल्दी भूल जाती हैं। तो यहाँ पे सीखने की मात्रा बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमें याद रखने के लिए। इसीलिए विद्यार्थियों को भी कहा जाता है कि आराम से पढ़िए, कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए। ज़्यादा पढ़ेंगे कम समझेंगे वो ठीक नहीं है। कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो है साथियों बिल्कुल सही है, ये भी सी जो है, ये तीनों जो है हमारे मेमोरी से डायरेक्ट रिलेटेड है। शिक्षक की योग्यता जो है वो हमारे मेमोरी से रिलेटेड
नहीं है, तो इसका सही आंसर डी है। साथियों, T20 टेस्ट डेली टेस्ट सीरीज है, ये चल रही है आपकी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। इसमें आप आप इनरोल कीजिए। और साथियों, अभी जो है क्विज जो है हम जो होस्ट का जो कोड है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि क्विज होस्ट जो है हम सेपरेटली अभी करा रहे हैं। तो क्विज होस्ट जो है हम अगले वीक से आपको उसका लिंक जो है यूट्यूब पे दे दिया करेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से क्लास को समझे होंगे। अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख दीजिएगा। चलिए साथियों, आप सभी लोगों को एक बार पुनः इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास को समझा। कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, वो आप बता सकते हैं। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, जहाँ पे स्पेशल क्लासेज आपकी लगातार हो रही हैं। आप सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति दिशा में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहें। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय। हैव ए नाइस डे। बाय बाय साथियों, गुड नाइट।